जबकि आज हम हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और 14 से 30 तक एक लंबा कार्यक्रम मनाना चाहते हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाना चाहते हैं। इस ऐसे में हमारे बीच में हमारे ही विश्वविद्यालय के हमारे विभाग के या हम कहें हमारे विषय के समन्वयक डॉक्टर राधेश्याम जी उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे विषय के समन्वयक भी हैं और आप अभी जब तक कि उनकी बात शुरू करें उसके पहले हम उनका संक्षिप्त परिचय देंगे और फिर हमारे साथ जो हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रामशंकर जी हैं वो उनको हमारे विभाग की तरफ से आमंत्रित करके उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद मुख्य वक्ता का वक्तव्य होगा। डॉक्टर राधेश्याम जी प्रचार की सुल्तानपुर में, उससे भी बड़ा परिचय ये हम जिसको मानते हैं वो है कि आप हिंदी के समीक्षक हैं, हिंदी के साहित्यकार हैं। आपका जन्म 20 मई 1962 को स्वर्गीय घर में हुआ था। आपकी शिक्षा गांव में पहले हुई, फिर उसके बाद एमए और पीएचडी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। केशव की रामचंद्रिका का औचित्य मूलक अध्ययन है। आप प्राध्यापक के रूप में केएनआई में हिंदी विभाग में 9 सितंबर 1989 को और तब से अनुभवरत हैं। 1 मार्च 2019 को एक महाविद्यालय में प्राचार्य का पद लिया और तब से इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो बहुत ही व्यस्ततम जीवन है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, चाहे वो महाविद्यालय का एक गहन दायित्व है, गंभीर दायित्व है उनके पास। उसके बाद भी उनका छात्र, उनके जीवन का जो शिक्षक है वो सदा जीवित रहता है, सदा सरस बना रहता है। वो अवध विश्वविद्यालय बोर्ड ऑफ स्टडीज के समन्वयक, सामाजिक सेवा के रूप में उन्होंने निरंतर राष्ट्रीय सेवा योजना में 20 वर्ष कार्यक्रम अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। सुल्तानपुर और अमेठी के नोडल ऑफिसर रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र की परामर्श समिति के सदस्य हैं। सामाजिक सक्रियता श्रेष्ठ एक आदर्श अध्यापक, सफल साहित्यकार। अब तक कुल 117 हो चुके हैं। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगभग 80 व्याख्यान। अब तक आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। विवेकानंद व्याख्यान व संदर्भ, सार्थक विकल्प की तलाश और गांधी, मीडिया और नवसंचार। इनके अतिरिक्त 7 पुस्तकों में आप सह संपादन आपने किया है। आप जेएनयू, पूर्वांचल और दिल्ली विश्वविद्यालय के शोध प्रबंधों के परीक्षक रह चुके हैं। आज हिंदी दिवस के पुण्य अवसर पर आप जैसे वक्ता को पाकर हमारा विभाग और हमारा कार्यक्रम बहुत ही मूल्यवान हो गया है, गरिमापूर्ण हो गया है। मैं इस कार्यक्रम में अपने आमंत्रित वक्ता के स्वागत के लिए अपने प्राचार्य डॉक्टर रामशंकर जी से निवेदन करती हूँ कि उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। आज के इस पावन अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दे रहे हमारे खुसूसी मेहमान बड़े भाई डॉक्टर राधेश्याम सिंह जी, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए महाविद्यालय के प्राध्यापकगण और इस कार्यक्रम को संचालित और आयोजित करने का जिनको श्रेय जाता है डॉक्टर अनीता सिंह जी, हमारे महाविद्यालय में गुरुतर दायित्व निभा रहे डॉक्टर सादुल विक्रम सिंह जी, डॉक्टर माधवी वर्मा जी, डॉक्टर अरीना सिंह जी, आप सबको और विशेष तौर पे बड़े भाई जिनको मैं अपना एक संरक्षक भी मानता हूँ, डॉक्टर राधेश्याम सिंह साहब का विशेष रूप से मैं स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। और ये दिवस मैं समझता हूँ कि हम आप ही नहीं, जाने अनजाने में सब लोग मना रहे हैं।
क्योंकि ये हमारी मदर टंग है, मातृभाषा है। जब हम पैदा होते हैं तो माँ की गोद में जिस भाषा को सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा होती है। उसको सीखने के बाद में हम आवश्यकता पड़ने पर इंग्लिश सीख लेते हैं, संस्कृत, बांग्ला या अन्य तमाम सारी भाषाएं सीख लेते हैं। लेकिन जो हमारी मदर टंग है, जो मातृभाषा है, वो हिंदी। जैसे हम इस देश में, समाज में बहुत सारी माताएं होती हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम प्यार करते हैं तो अपनी माँ को करते हैं। जो प्यार, जो सम्मान हमारी अपनी माँ के लिए होता है वो और किसी के लिए नहीं। शायद आप सब लोग जानते हैं डॉक्टर राजा राव साहब, जो बहुत गिने चुने नॉवेल्स लिखे, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी में जन्म लेने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स को भी अपनी विद्वता का लोहा मनवाया अंग्रेजी में। राजा राव साहब ने एक बात बहुत अच्छी लिखी, इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ आवर इमोशनल मेकअप, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल। अंग्रेजी, जिसके लिए राजा राव साहब जाने जाते हैं, बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा, ये हमारी भावनाओं की भाषा नहीं है, इमोशनल मेकअप की भाषा नहीं है, ये हमारी इंटेलेक्चुअल मेकअप की भाषा है। इसीलिए उन्हीं के त्रयी में शामिल बृहत्त्रयी जिसको कहते हैं, आर के नारायण, राजा राव और एम.आर. आनंद। आनंद जी इसीलिए लिखते हैं कि भाई इंग्लिश इज नॉट मदर टंग, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज इंग्लिश इन kissing, caressing, cursing and abusing। चूंकि ये सब किसिंग, कैरसिंग, अब्यूजिंग, ये मोस्टली हमारे इमोशन से जुड़ा होता है, वहां हम हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये हमारी मातृभाषा है, हम इसे प्यार करते हैं, इसका सम्मान करते हैं। अन्य समस्त भाषाओं का भी हम साथ ही में सम्मान करते हैं। आज हिंदी उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त कर रही है, ज्यादा से ज्यादा मुल्कों में ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा बोली जा रही है। मैं केवल एक स्वागत करता हूं। एक बार पुनः मैं बड़े भाई डॉक्टर राधेश्याम सिंह साहब को हृदय से अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो उन्होंने हमको समय दिया। आपका बहुत बड़ा संस्थान है, बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, लेखन भी आप करते हैं, चिंतन मनन। जैसे कि अभी प्राचार्य जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि मातृभाषा ही ऐसी होती है जिसके माध्यम से हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। कोई भी भाषा, हमारी मातृभाषा के लिए अगर हम देखें तो एक केदारनाथ जी की कविता की कुछ पंक्तियां हमें याद आती हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, ओ मेरी भाषा मैं लौटता हूँ उनमें, जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा। कोई भी भाषा जिसको हम अभिव्यक्ति का माध्यम मानते हैं, वो केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती है, बल्कि हमारी अनुभूतियों को भी संवाहित करती है, संवाहिका होती है। और ऐसे में जो हमारे आज के वक्ता हैं, उनका एक बहुत ही प्रासंगिक विषय जिस पर वो आज बात करना चाहते हैं, हिंदी भाषा का प्रश्न और जातीय स्वाभिमान। इसके लिए आज इनसे बात, हमारे वक्ता को बात करनी है। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे मंच पर आए और अपना वक्तव्य दें। डॉक्टर राधेश्याम सिंह जी, प्राचार्य KNI सुल्तानपुर। धन्यवाद डॉक्टर अनीता सिंह जी। मेरे समक्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई रामशंकर जी, बहुत ही आत्मीय हम लोगों की अनीता सिंह जी, अनुजवत शार्दुल विक्रम, रीना सिंह जी, और जो भी मेरे आत्मीय
सारे लोग विभाग के आत्मीय हैं और मैं बहुत गहरे तौर पर जनस्मा के हिंदी विभाग से जुड़ा रहा हूँ। कभी कोई भी प्रस्ताव आया जनस्मा की तरफ से तो व्यस्तताओं को एक और रखते हुए हमने कभी मना नहीं किया। आज हिंदी दिवस है। जाहिर सी बात है कि इस दिवस के मनाने का कोई कारण तो होगा ही। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाई गई। इतनी जद्दोजहद के बाद कि उस संविधान सभा के एक सदस्य को आत्महत्या तक की धमकी देनी पड़ती यदि राजभाषा न बनाई गई। राज टंडन और द्वारका प्रसाद मिश्र जी, ये दोनों ही लगभग उसे पूरी तरह धरना प्रदर्शन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस जिद पर अड़े हुए थे। राजभाषा यही बन जानी चाहिए, लेकिन किसी तरह से राजभाषा बन पाई। अंत में जब किसी तरह राजभाषा बनी तो क्रियान्वयन की हालत आप देख रहे हैं, जो राजभाषा के क्रियान्वयन की दशा है। तो हमें तो थोड़ा कोफ्त भी होता है। जैसे गौरैया दिवस मनाया जाता है, जैसे पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो लगता है ना कि गौरैया के अस्तित्व पर संकट है, पर्यावरण का बहुत बड़ा संकट है मानव के अस्तित्व पर, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। जब हम हिंदी दिवस मनाते हैं तो लगता है ऐसे है जैसे कि हिंदी पर संकट है या हिंदी भाषियों पर संकट है। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं, कोई संकट नहीं है। वो जो जद्दोजहद हुई थी संविधान सभा में, इससे कुछ लोगों को लग गया कि आगे आने वाला संकट जरूर महत्वपूर्ण है, इसलिए उस दिन को याद दिलाना जरूरी हो गया और हिंदी दिवस तब से अब तक मनाया जा रहा है। मित्रों, हिंदी भाषा न तो किसी साम्राज्यवाद की कंधे पर लेकर बढ़ी हुई भाषा है, न तो किसी धर्म और सांप्रदायिकता का आधार लेकर बढ़ी हुई भाषा है। विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं और उनका जो इतिहास है, यदि उनका वृत्त बड़ा है तो मात्र इस कारण बड़ा हुआ है कि साम्राज्यवादियों के कंधों पर चढ़कर उन्होंने दूसरे देशों में विस्तार किया। अंग्रेजी है, डच है, फ्रेंच है, ये इसी तरह की भाषाएं हैं। धर्म का सहारा लेकर उंगली पकड़कर, सांप्रदायिकता का सहारा लेकर उंगली पकड़कर चलने वाली भाषाओं में रोमन है, पाली है, फारसी है। हिंदी के साथ ऐसा कोई भी दाग नहीं है। हिंदी पली बढ़ी है अपने बोलने वालों की आत्मीयता से, अपने बोलने वालों के प्यार से और हम भारतीयों के जीवन विस्तार से। तो हिंदी ने अपना स्वाभाविक विकास किया है। बड़ा प्रश्न जातीयता का है। जिस जातीयता का जिक्र इस शीर्षक में हुआ है, व्याख्यान के शीर्षक में, उससे ये साफ कर देना आवश्यक है कि वो हिंदी जाति की जातीयता है। हिंदी भाषी प्रांत में रहने वाले लोगों की जो भावनाएं हैं वो जातीयता का पर्याय है। रामविलास शर्मा का दिया हुआ पारिभाषिक शब्द है, उसका अर्थ होता है राष्ट्रीयता से। जातीयता से अर्थ राष्ट्रीयता से। लेकिन यहाँ हिंदी जात की जातीयता का जो प्रश्न है वो हिंदी भाषी जनता की सोच को लेकर के। जब रामविलास शर्मा जी ने ये बात कही थी तो उन्होंने इसको व्याख्यात करते हुए बताया था कि जो बंगाल का व्यक्ति है, बंगाली भाषा के प्रति और बंगाली संस्कृति के प्रति जो उसके मन में भाव है, एक तमिल व्यक्ति है जो उसकी अपनी संस्कृति और उसकी भाषा को लेकर के उसके मन में भाव है। क्या वैसे ही हमारे मन में भी भाव हैं हिंदी को लेकर या हमारी अपनी संस्कृति को लेकर, जिसे हम 24 घंटा जीते हैं?
यदि ये भाव नहीं तो इसका मतलब है कि जो हिंदी की दुर्दशा का गायन किया जा रहा है वो निश्चित तौर पर उसकी प्रासंगिकता सिद्ध होती है। तो हमारा जातीय गौरव और उसके कारक तत्व को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। दरअसल जो एक औपनिवेशिक मानसिक संरचना अंग्रेजों ने गढ़ दिया, उस औपनिवेशिक मानसिक संरचना से हम हट नहीं पा रहे। आज भी हम उसी में गौरव बोध और व्यर्थ का गौरव बोध कर रहे हैं। हमको कहीं से ये नहीं लगता कि हमारी भाषा का क्षरण होगा तो हमारी संस्कृत का क्षरण होगा। इस पर विचार ही नहीं किया जाता या विचार लायक के प्रश्न ही नहीं समझा जाता हिंदी प्रदेश में। जबकि किसी भी राष्ट्र की, किसी भी राज्य की जो संस्कृति होती है वो अनिवार्यतः भाषा में ही अभिव्यक्त होती है। भाषा संस्कृत का अनिवार्य घटक है। भाषा और संस्कृति देह और प्राण की तरह जुड़े हुए तत्व हैं। यदि आप अपनी भाषा पर गर्व नहीं करेंगे और अपनी संस्कृति पर गर्व करेंगे तो एक वैचारिक दोहरापन है। और इस दोहरेपन में जो हिंदी की जातीयता है वो आज नहीं, पिछले 150 साल से सिमटी हुई है। अब तक उसे बाहर आ जाना चाहिए था। इसीलिए मैंने जातीयता के प्रश्न को जानबूझकर उठाया। आज की सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो राष्ट्र की सरकार हो, संस्कृत की तो दुहाई देती है लेकिन भाषा की दुहाई नहीं देती। भाषा की दुहाई देती है तो बड़े दबे जुबान से देती है। संस्कृत की दुहाई उसकी लाउड है, बहुत तेज है। ये जो दोहरापन है इसमें हमारा जातीय गौरव फंसा हुआ है। जब तक हम इससे दूर नहीं निकलेंगे तब तक हिंदी भाषा और साहित्य की जो वास्तविक उन्नति है उसका पथ प्रशस्त नहीं होगा। मित्रों, हमें किसी भाषा से दुश्मनी नहीं, मैं इसको ठीक भी नहीं मानता। और मेरी निगाह में कोई भाषा छोटी बड़ी नहीं होती है। चाहे वो लैटिन हो, चाहे ग्रीक की भाषा हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, भाषा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। भाषा के भीतर निहित ज्ञान विज्ञान के जो तत्व हैं वो उसे बड़ा छोटा अवश्य बनाते हैं। अन्यथा किसी बहुत छोटे परिवार का लड़का इंग्लैंड में जाके किसी के यहाँ नौकरी करे और वहीं उसकी पैदाइश हो, 2-3 साल में वो अंग्रेजी बोलने लगेगा। किसी अंग्रेज का बच्चा जो भारत में पैदा हो और भारतीय बच्चों के बीच में गलियों में घूमे, कबड्डी खेले, तो फिर वो हिंदी बोलेगा। तो न तो अंग्रेज बच्चा हिंदी का विद्वान हो गया और न तो हिंदी वाला बच्चा जाके अंग्रेजी का विद्वान हो गया। भाषाएं छोटी बड़ी नहीं होती। इसलिए जो भी द्वंद्व है, ये भाषाई द्वंद्व जो है, अंग्रेजी और हिंदी को आमने सामने खड़ा करने वाला जो द्वंद्व है, इससे भी बचने की जरूरत है। ये भी लगता है कि एक साजिश है कि जो हमारी एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो हमारी रचनात्मक सृजनात्मक ऊर्जा है, इसका अपव्यय किया जाए हिंदी वर्सेस अंग्रेजी को खड़ा करके। इधर सारे लोग एक ही बात कहते हैं कि जो अंग्रेजी है वो वर्चस्व की भाषा है। जाहिर है कि औपनिवेशिक मानसिकता ही वर्चस्व की जननी होती है। अंग्रेजी निश्चित तौर पर वर्चस्व की भाषा है, साम्राज्यवादियों की भाषा है। हिंदी ने कभी साम्राज्यवाद को प्रश्रय ही नहीं दिया
इस वजह से ये स्टिग्मा हिंदी वालों पर नहीं लगता है। इधर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि एक नए तरह की भाषाई राजनीति जारी हुई है, वो है बोलियों को लेकर। आज अवध के क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग सक्रिय हैं जो कि चाहत रखते हैं कि अवधि को 8वीं अनुसूची में ले आया जाए। भोजपुरी ने तो बड़ा प्रयास किया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भोजपुरी अध्ययन शोध संस्थान है, वहां के डायरेक्टर ने और वहां के लोगों ने मिलकर प्रयास किया कि इसको हम 8वीं अनुसूची में पहुंचा दें। मैथिली पहले से पहुंची हुई है, अब ब्रजभाषा में भी इस तरह के आंदोलन शुरू होंगे, मध्य देश में इस तरह के आंदोलन शुरू होंगे। तो यदि ये बोलियां 8वीं अनुसूची में जाकर शामिल हो जाएंगी तो फिर हिंदी का क्या होगा? ये तो हिंदी के हाथ पैर मुंह नाक है। यदि इन्हें काट काट के अलग कोई कर देगा, अलग अलग खूंटियों पर टांग देगा, तो क्या वही आकृति बन पाएगी जिस आकृति की हम तमन्ना करते हैं? तो इससे भी बचने की जरूरत है। जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनको मेरी सलाह है कि आप अवधि को अलग करके हिंदी से न तो जायसी को अलग कर पाओगे, न तो तुलसी को अलग कर पाओगे। व्यक्तिगत तौर पर आपकी राजनीति थोड़े दिन के लिए चमक सकती है। जो भाषा की राजनीति होती है बहुत खतरनाक राजनीति होती है। अभी हमने हाल में देखा है, बिल्कुल हाल में देखा है, अभी अपने होते हमने देखा है। पाकिस्तान से बांग्लादेश का अलग होना सिर्फ भाषाई राजनीति के कारण ऐसा हुआ। जो भाषाई अस्मिता के टकराहट का प्रश्न था, उसने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवा दिया। और हमारे यहां क्या हुआ? भारत में हुआ कि भाषाई आधार पर प्रांतों का निर्माण हो गया, सिर्फ भाषा के आधार पर। अब देखिए, संकटों की शुरुआत कहां होती है? इतिहास के उस जंक्चर को देखिए कि शुरुआत कहां हुई। हिंदी दिवस की मनाने की आवश्यकता आज क्यों है हमें? जरा आप सोचिए कि स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में राजगोपालाचारी धुर दक्षिण के, उन्होंने बार बार इस बात को व्यक्त किया, यदि इस राष्ट्र को एक सूत्रता में कोई बांध सकता है तो हिंदी है और दूसरी कोई भाषा नहीं। वो हिंदी भाषी नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा के थे, उड़िया उनकी मातृभाषा थी, बंगाल उनकी कर्मभूमि थी। उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि हिंदी के सिवा और दूसरी भाषा नहीं। गांधी जी गुजराती थे, वो भी हिंदी भाषी नहीं थे। बार बार उन्होंने कहा, बल्कि एक वक्तव्य तो उनका कोट किया जाता है कि हिंदी और आजादी में से यदि कोई एक विषय मुझे चुनने के लिए कहे तो मैं पहले हिंदी चुनूंगा। मैं इसलिए हिंदी चुनूंगा कि मैं जानता हूं कि हिंदी से मुझे, हिंदी के रास्ते चलते मुझे आजादी मिल जाएगी। मैं आजादी चुन के हिंदी को खोना नहीं चाहता। बड़ा वक्तव्य था एक बड़े व्यक्ति का। और सबसे बड़ी बात तो ये कि 12 सितंबर 1949 को, यानी कि हिंदी दिवस जब से मनाएगा उसके 2 दिन पहले, जब राजभाषा बन रही थी हिंदी, तो उसका प्रस्ताव करने वाला एक दक्षिण भारतीय था, एन गोपालास्वामी। तो सारे के सारे लोग जो हैं, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सब के सब हिंदी के प्रति बिल्कुल मुखर कि हिंदी के अलावा और कोई दूसरी भाषा नहीं हो सकती जो हमारी जातीयता की रक्षा करेगी, जो हमारी राष्ट्रीयता की रक्षा करेगी। आज क्या हो गया? अब देखिए, जब हिंदी राजभाषा बनी, राष्ट्रभाषा तो नहीं बन पाई। आज भी राष्ट्र गूंगा ही है। हमारा राष्ट्र तो आज भी गूंगा ही है। राष्ट्र का पशु है, राष्ट्र का पक्षी है, राष्ट्र का झंडा है, राष्ट्र की भाषा नहीं है। तो हम तो बोलते हुए भी गूंगे लोग हैं।
तब जबकि समाजवादियों के एक धड़े ने राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हिंदी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में बड़ा तेज आंदोलन खड़ा कर दिया, और उस तेज जितना आंदोलन वो तेज होता चला गया, वो सड़कों पर उतरता चला गया, वैसे वैसे भाषाई दक्षिण के भाषाई राजनीति करने वालों को अवसर मिलता चला गया। कामराज ने इस अवसर को बुनाया और सबसे पहले तमिलनाडु विरोध में खड़ा हो गया। खड़ा भी क्यों न होता, जो तमिल भाषा है वो संस्कृत से कम पुरानी भाषा नहीं है। उनके पास भी तिरुवल्लुवर जैसे महात्मा हैं, संत हैं और रचयिता हैं। उनके पास भी सुब्रमण्यम भारती, उनके पास गौरव करने के लिए वो सारे सात सामान हैं जो किसी भी भाषा के लिए गौरव का विषय हो सकते हैं। वो उसके लिए खड़ा हुए। पहली गलती हो चुकी थी, स्टेट बन गए थे भाषा के आधार पर, और दूसरी गलती, समाजवादियों ने हिंदी के प्रति आंदोलन तेज करने के पहले जो सहमतियां लेनी थी दूसरों से, जो दूसरी भाषाओं के लोगों को संतुष्ट करना था, उसे नहीं कर पाए। परिणाम नकारात्मक हुआ। 1965 तक कहां तो अंग्रेजी को समाप्त होना था, केवल हिंदी ही हिंदी रहनी थी। 1963 तक आते आते संसद के गलियारों में ऐसे ऐसे व्याख्यान होने लगे कि सारे लोगों को लग गया कि अब अंग्रेजी इस देश से हटने वाली नहीं है। तो ये सब ऐतिहासिक कारण है। जो विसंगति आज दिखाई पड़ रही है, उसकी ये सब ऐतिहासिक कारण। आज बाजार और संचार का जमाना है। हमारी हिंदी बढ़ रही है कि हमारी हिंदी घट रही है, इसको तय करने वाला भी बाजार है। जैसे विश्वविद्यालयों के और महाविद्यालयों के हिंदी विभाग नहीं तय कर सकते। अब सब कुछ बाजार के हवाले है। जब आपकी पूरी संस्कृति बाजार के हवाले है, तो फिर भाषा अलग कैसे रहेगी? भाषा भी उससे अलग नहीं है। तो जो बाजार बना हुआ है और संचार जिसको तरजीह दे रहा है, जिसको विज्ञापन तरजीह दे रहे हैं, वो हमारी भाषा को बढ़ा तो रहा है, उसके वृत्त को बड़ा करता जा रहा है, इसमें दो राय नहीं। फिल्मों ने, रंगमंच ने, कह लीजिए मनोरंजन की दुनिया ने हिंदी को जितना बढ़ाया, उतना सत्ता ने नहीं बढ़ाया, और हिंदी सत्ता के मुखापेक्षी भी नहीं। हिंदी बढ़ी है तो अपने स्वाभाविक विकास करती हुई वो आगे जा रही है। लेकिन ये एक ऐसा मोड़ है जहां सब कुछ बाजार के हवाले है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। नहीं, बाजार से गुजरेंगे तो खरीदना तो पड़ेगा, और बाजार आपके चारों तरफ है, उससे बचा नहीं जा सकता। अब देखना यह है कि बाजार हमारी भाषा को और हमारी संस्कृति को प्रभावित कैसे कर रहा है। मैं एक आध दो उदाहरण आपको दूं। उदाहरण विज्ञापनों से ज्यादा समझ में आ जाएगा। जो बच्चे जुड़े हुए होंगे इस कार्यक्रम से, जो छात्र जुड़े हुए होंगे, अभी मेंटास का विज्ञापन आता है। उस मेंटास के विज्ञापन को ध्यान से देखिए। उसमें कक्षा का जिक्र है, उसमें कक्षा दिखाई जाती है। एक अध्यापक हैं, पढ़ा रहे हैं। एक लड़का उधर से आता है, अध्यापक की निगाह उस पर पड़ती है, लेट आ रहा है, व्याख्यान शुरू हो गया है। अध्यापक कहता है कि है बाहर चलो,
और उसे बाहर निकाल देता है। बाहर जाकर वो मेंटास की गोली खाता है और फ्लैश होता है स्क्रीन पर, दिमाग की बत्ती जल गई। फिर उल्टे पांव वो प्रवेश करता है, उल्टे पांव चलते हुए वो कक्षा में आता है और जब अध्यापक की निगाह ब्लैक बोर्ड से हटकर उस पर पड़ती है तो अध्यापक कहता क्या है, कहाँ जा रहे हो, चलो बैठो। लड़का जाता है, बैठता है और अपनी किसी संगिनी छात्रा से आंखों आंखों में कुछ बात करता है और फिर मेंटास की टिबिया को अपने पॉकेट में डालता है। ये एक विज्ञापन है। अब गौर कीजिए कि चवन्नी की मेंटास की गोली बेचने के लिए 1000 साल की कक्षा की गरिमा को ध्वस्त कर दिया गया। 1000 साल की कक्षा की गरिमा जो हमारी संस्कृति ने बना के रखा हुआ था, 1 मिनट में इस बाजारवाद ने मेंटास की एक चवन्नी की गोली बेचने के लिए बर्बाद कर दिया। इस तरह से हमारी संस्कृति बर्बाद हो गई। और जब संस्कृति बर्बाद होगी तो चूंकि संस्कृत को भाषा में ही व्यक्त होना है, भाषा कैसे अपूर्ण रह पाएगी? आप तो बोलेंगे ही, एट में गया था बट वो नहीं मिले। बोलना तो आपकी नियति है, आप इससे हट ही नहीं सकते। दूसरा विज्ञापन, बहुत छोटी सी टैगलाइन आती है स्क्रीन पर, कोका कोला पियो, सर उठा के जियो। एक विज्ञापन है, 1 लाइन का विज्ञापन है। कहते हैं कि इस विज्ञापन की इस टैगलाइन को जिसने लिखा था उसने 1.5 करोड़ रुपए लिए थे इस आधी लाइन के। मुंबई की चकाचौंधपूर्ण शहर में रहने वाले किसी मनोवैज्ञानिक ने यह करामात किया। सारा का सारा युवा उसके पीछे भाग रहा है बिना ये सोचे समझे, बिना ये सोचे समझे। अब भारत में सर उठा के जीने के लिए उदारता की जरूरत नहीं है, ईमानदारी की जरूरत नहीं है, अच्छाई की जरूरत नहीं है, समाज सेवा की जरूरत नहीं है, परोपकार की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है? जरूरत 25 रुपए के एक बोतल कोका कोला की है। कोका कोला पीजिए और सर उठा के जिए जाइए। सर उठा के नहीं जी सकते आप ईमानदार हैं तो, सर उठा के नहीं जी सकते आप बड़े परोपकारी हैं तो। ये विमर्श एक नए विमर्श का दौर है और ये बाजार कर रहा है, इसको संचार कर रहा है और इसको कर रहा है विज्ञापन। हिंदी बढ़ तो रही है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन कैसी हिंदी बढ़ रही, कैसी संस्कृत को बनाती हुई हिंदी बढ़ रही है, आज रुककर इस पर विचार करने की जरूरत है। एक तीसरे विज्ञापन का भी हवाला दे दूं। तीसरे किस्म का एक विज्ञापन मैंने बहुत पहले देखा था, हमको अच्छा भी लगता है। एक बकरी है, एक बुढ़िया है। बुढ़िया ने बकरी पाल रखी है और वो उसे पुआल खिलाना चाहती है। सूखा सूखा पुआल उसे अच्छा नहीं लगता। बकरी को उसके मुंह तक ले जाती है लेकिन वो उसकी तरफ देखती भी नहीं। इसी में एक बुढ़िया का बच्चा है जो कहीं मेले से एक हरे रंग का चश्मा लाया कर घर में रखा हुआ है। वो दौड़ के जाता है और वो हरे रंग का चश्मा ले आके बकरी की आंख पर चढ़ा देता है और बकरी को सब कुछ हरा हरा दिखाई पड़ने लगता है। वो पुआल जो पीला था वो भी उसे हरा दिखाई पड़ने लगता है और जिस पुआल को अभी अभी उसने अपने मुंह से हटाया था उसी पुआल को पूरे चाव से वो खाने लगता है। तो मित्रों, जब दृष्टि बदलती है ना तो दृश्य बदल जाता है। हमें भी उस औपनिवेशिक मानसिकता वाली जो दृष्टि दे दी गई है उसे बदलने की जरूरत है। जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक वो जो हम चाहते हैं वो नहीं होने वाला। इस बीच में जो हिंदी के विद्वान रहे हैं और स्वनामधन्य विद्वान रहे,
उन्होंने भी अपनी राजनीति इसी बीच में शुरू की। आपने रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का नाम सुना होगा, बड़े अच्छे विद्वान, मैं तो उनसे कई बार मिला हूँ, कई व्याख्यान सारे सुने हैं, किताबें भी पढ़ी हैं उनकी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने एक फलसफा गढ़ा कि जैसे जैसे क्रियापदों का लोप होता जाएगा भाषा से, वैसे वैसे भाषा महान बनती जाएगी। सर्वनाम जैसे जैसे प्रमुख होते जाएंगे और क्रिया का जैसे जैसे लोप होता चला जाएगा, वैसे वैसे भाषा बड़ी बनती चली जाएगी, भाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता आती चली जाएगी। एक फलसफा था जिसे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने गढ़ा। नया था, लोगों को अच्छा लगा। लेकिन उसी समय त्रिलोचन जी भी थे। त्रिलोचन जी कहते थे कि भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है, जीवन में है क्रिया और क्रिया में बल है। जोर देकर अपनी कविता में वो कहते हैं, जीवन में है क्रिया और क्रिया में बल है। हमने तो यही सुना था और इस पर मेरा विश्वास भी है कि जितनी भी क्रियाएं ज्यादा होंगी किसी भाषा में, वो भाषा उतनी ही संपन्न हो, उतनी ही समृद्ध हो। क्रियाओं का लोप करके आखिर कोई विद्वान अपने नागरिकों को क्या संदेश देना चाहता है? एक अकर्मण्य नागरिक कर्मण्य सृजन कैसे कर सकता है? इस बात पर गौर होना चाहिए, इस बात पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब तक यह नहीं होगा तब तक थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी। तो मित्रों, जहां तक जातीय स्वाभिमान का प्रश्न है, मैं एक प्रश्न बार बार पूछता हूं, अपने छात्रों से भी पूछता हूं और अपने लोगों से भी पूछता हूं, आप भी उन्हीं में से। कोई व्यक्ति सपने किस भाषा में देखता है? हिंदी प्रदेश का व्यक्ति जिसकी मातृभाषा हिंदी है, उसने बहुत अंग्रेजी पढ़ रखी है, अंग्रेजी पर उसका सर्वाधिकार स्वत्वाधिकार है, सपने किस भाषा में देखता है? निश्चित है कि वह सपने हिंदी में देखता है। भारतीय दिमाग में अंग्रेजी सपने नहीं आया करते, भारतीय दिमाग में हिंदी सपने आते हैं। ये जेनेटिक सच्चाई है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। और जो लोग हिंदी में सपने देखते हैं और अंग्रेजी में जब क्रियान्वित करते हैं अपनी क्रियाओं को, तो एक खाई तो खिंचती है ना। सपने देखोगे हिंदी में और जितने क्रियाकलाप हैं उसको अंग्रेजी में व्यक्त करोगे, तो एक दोहरापन है, व्यक्तित्व का दोहरापन। मैं इसे दोगलापन तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोहरापन तो है। और इस दोहरेपन को लेकर के आप गर्व करोगे अपनी भाषा पर, गर्व करोगे अपनी संस्कृति पर। यह कैसे हो सकता है? आप आत्मनिर्भर बनने की बात करोगे इस दोहरेपन के साथ। सभाओं में जाकर के और हिंदी की निम्नता उच्चता की बात करोगे, बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए जाकर प्रिंसिपल को घूस दोगे। ये जो वैचारिक दोहरापन है, ये जब तक छूटता नहीं है तब तक हम हिंदी की उस तरह की बात नहीं कर पाएंगे। जबकि हमारी हिंदी एक व्यक्ति जो पोलिश विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि हिंदी का व्याकरण इतना सच्चा और सरल व्याकरण है, इसे एक पोस्टकार्ड पर लिखा जा सकता है। आगे उन्होंने लिखा कि हिंदी की दो क्रियाएं, कहना और करना, इस दो क्रियाओं में पूरी हिंदी भाषी प्रांत के लोगों की 75% जो जीवन संचालन की क्रियाएं हो निहित, इतना सरल है।
वो तो हमारी सरलता का बखान करते हैं, वो हमारे भाषा का सम्मान करते हैं। प्रोफेसर मारिया स्टोक जो पोलैंड के राजदूत थे, वो जब यहाँ भारतीय दूतावास में उनका पधारना हुआ तो उन्होंने जो अपना परिचय दिया वो हिंदी में दिया, और भारतीय दूतावास के एम्बेसी के लोग दांत तले उंगली दबा के रह गए कि हम जाते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं वहां, और उस शख्स ने आकर हिंदी बोली। ये होता है किसी राष्ट्र की भाषा का सम्मान। जब तक हम ये नहीं करते तब तक थोड़ी मुश्किल होगी। जो भाषा है मित्रों, मूलतः बरतने की चीज है। हम उसे जीवन व्यवहार में जितना ज्यादा लाएंगे उतनी ही हमारी भाषा की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। हम यदि बरतने में ही उससे कंजूसी करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। कैसे बरती जा रही है आज की हिंदी। जितने नए युवा जुड़े हुए हैं, यहां तक कि हमारी पीढ़ी के भी सारे लोग मोबाइल पर मैसेज कर रहे हैं, और जब वो मोबाइल पर मैसेज करते हैं तो जहां YET अंग्रेजी का 8 लिखना है वहां पर अंक का 8 लिख दे रहे हैं और उसे पढ़ा जा रहा है। जहां TWO लिखना है या जहां TO लिखना है वहां पर अंक का 2 लिख दिया जा रहा है, और लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। है तो बड़ी छोटी बात। कभी आपने महसूस किया ये हो क्या रहा है भाषा के साथ? आखिर जो अक्षर हटाया गया वो अंकों के स्थानापन्नता के कारण हटाया जा रहा है। अंक शक्तिशाली हो गया है अक्षर से। अक्षर हमारी संवेदना से जुड़ा हुआ है और अंक बाजार से जुड़ा हुआ है। अंक का सीधा संबंध बाजार से, और अक्षर का सीधा संबंध हमारी संवेदना से, हमारी अपनी संवेदना से। तो यदि अक्षर को हटाकर अंक स्थापित हो रहा है, जाहिर है कि हमारी संवेदना को हटा करके बाजार को दाखिल करवाया जा रहा है। इतनी छोटी बात पर भी हम गौर नहीं कर पा रहे हैं। कैसे हम हिंदी के बढ़ोतरी की बात करेंगे और हिंदी की उन्नति की बात करेंगे? हमें ये तो करना ही पड़ेगा कि हम इससे बचें कि अक्षरों का सारी जगह अंक न घेर ले, हमारी संवेदना ही खारिज हो जाए और जो जगह बचे वहां पर बाजार दाखिल होता चला जाए। क्योंकि दिखने में ये चीज छोटी है, ये मस्तिष्क के टिश्यूज को मारने वाली बात। जैसे अंग्रेजों ने औपनिवेशिक तत्वों को घुसा के छोड़ दिया दिमाग में, आज भी वो नहीं निकल रहा है। उसी तरह ये चीजें भाषा के क्षेत्र में दाखिल हुई, बाद में भाषा से निकालना मुश्किल होगा। यद्यपि मैं हिंदी की शुद्धता का पक्षपाती नहीं, मैं नहीं चाहता कि हिंदी उतनी शुद्ध हो जितनी राजा लक्ष्मण सिंह चाहते, उतनी खिचड़ी भी ना हो जाए जितना सुप्रसाद सितारे हिंद चाहते थे। चाहता ही अवश्य हूं, जैसे साइकिल, केटली, कैंची इत्यादि विदेशी शब्दों को हिंदी ने आत्मसात करके और उसे बिल्कुल अपना बना लिया, उसी तरह जो हमारे जिह्वा के अनुकूल शब्द हैं दूसरी भाषा के, जो हमारे जीभ पर चढ़ते हैं, मोटा बयान दूं, जो हमारे जीभ पर चढ़ जाते हैं, ऐसे शब्दों को आने से रोकना नहीं चाहिए। उसके लिए हिंदी के वातायन को खोल देना चाहिए, क्योंकि हिंदी का वातायन यदि बंद रहेगा तो फिर वो भाषा बहता नहीं हो पाएगी। जमे हुए पानी में काई लगती है। आज अंग्रेजी के शब्दकोशों को उठा के देखिए, हर साल कुछ न कुछ ऐसे शब्द जुड़ते हैं जो कि शुद्ध हिंदुस्तानी है हिंदी के। समोसा, जलेबी,
यज्ञ, ऐसे शब्द जुड़ रहे हैं वहां पर। लेकिन हम कहाँ तलाश करते हैं तमिल में से शब्दों को? उड़िया कितने हमारे नजदीक है। किसी उड़िया भाषी व्यक्ति को आप बोलते हुए जरा सुनिए ध्यान से, न जाने कितनी भाषा संस्कृत से निकले हुए हैं, बिल्कुल आपकी तत्समता के करीब। आपने उन शब्दों को अपनाया? यदि आपने उन शब्दों को अपनाने के लिए नहीं सोचा तो दिक्कत तो है। आप केवल थोपोगे अपनी भाषा को ले जा करके केरल वालों पर और तमिल वालों पर। एक शब्द उनका बड़क्कम जो नमस्कार के लिए है आपको मालूम नहीं है, और आप चाहते हो कि पूरा का हिंदी जो शास्त्र है वो सारे तमिलियन घोट ले। ऐसा कैसे संभव होगा? और मेरे मित्रों, मैं तो कहता हूं, बार बार इस बात को दोहराता हूं, यदि भाषा के प्रति स्वाभिमान को देखना हो तो कोई तमिलनाडु के लोगों को देखे। तमिलनाडु में पर्यटन ही एकमात्र जरिया था जो उनका आर्थिक स्रोत था, उसको भी उन्होंने दरकिनार किया अपने स्वाभिमान के नाते, अपने भाषाई स्वाभिमान के नाते। और उन्होंने कहा चाहे हिंदी प्रदेश का एक भी पर्यटक आए हमारे यहाँ और चाहे ना आए, लेकिन हम इस बात को मानने के तैयार नहीं है कि हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाए। ये जाति स्वाभिमान उनका है। आप गए होंगे केरल में, आपने विवेकानंद राग देखी होगी कन्याकुमारी में, जहां उतरे थे विवेकानंद अमेरिका से वापस आकर, शिकागो सम्मेलन से वापस आकर जहां उतरे थे, वहां पर विवेकानंद राग में विवेकानंद की मूर्ति है। तमिलों को अच्छा नहीं लगा वहां विवेकानंद की मूर्ति बनाई गई, क्योंकि वो बंगला भाषी थे। उन्होंने ठीक उसी के बगल में, उसी समुद्र में तिरुवल्लुवर की उनसे तिगुनी बड़ी मूर्ति बनाकर छोड़ दी। तिगुनी बड़ी मूर्ति बनाकर तिरुवल्लुवर की वहां पर छोड़ दिया उन्होंने। ये भाषाई स्वाभिमान होता है। आपका अपना कोई भाषाई गौरव नहीं, कभी उस पर उसका आपका चिंतन नहीं, इसलिए कि आप संस्कृत तो बहुत करते हैं, सत्ता भी संस्कृत बहुत करती है, लेकिन संस्कृत और भाषा का चिंतन का योग कहीं भी भारत के हिंदी भाषी बौद्धिक के मन मस्तिष्क में दिखाई नहीं पड़ता है। आज जब हम हिंदी दिवस मना रहे हैं तो हमें उस चीज पर गौर करने का अवसर है और उस पर हमें गौर करना चाहिए। आज जो दक्षिण और उत्तर का सेतु है कमजोर पड़ा है। आपने बालशौरी रेड्डी का नाम सुना होगा, चंदा मामा जैसी पत्रिका के संपादक थे। हम लोगों का बचपन चंदा मामा जैसी पत्रिकाओं को पढ़ते हुए गुजरा है। न जाने कितनी छोटी छोटी कथाएं, न जाने कितनी छोटी छोटी कविताएं और न जाने कितने चुटकुलों से भरे हुई वो पत्रिका, जिसने की बचपन का अभिन्न हिस्सा बनने का सुयोग हासिल किया। ऐसी चंदा मामा पत्रिका, बालशौरी रेड्डी को हमने बुलाया था अपने संस्थान में, अब तो नहीं रहे। उन्होंने बताया था कि महात्मा गांधी के कहने पर हमने हिंदी सीखी और दक्षिण भारतीय जितनी प्रचार सभाएं हैं हिंदी की, उसमें उन्होंने कार्य किया। एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति एक हिंदी की चंदा मामा पत्रिका निकाल करके कितना लोकप्रिय हुआ था और अपनी पत्रिका को कितना उसने लोकप्रिय किया। वो एक सेतु थे उत्तर और दक्षिण के बीच, नहीं रहे। एक सेतु और बीच में दिखाई पड़ा था, नरसिम्हा राव जी जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री, वो भी 14 भाषाओं के जानकार थे और हिंदी भाषियों के मन में थोड़ा विश्वास जगा था। हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो लगातार उत्तर भारत के लोग ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये लोग बनते आए हैं, इन्हें नर्मदा नदी के ऊपर जो नक्शा है उस भूक्षेत्र के, इसने भी दक्षिण भारतीयों के मन में शंका उत्पन्न। यदि दक्षिण भारत से लगातार महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर लोग पहुंचते
और उनको स्वीकार करता उत्तर भारत, मेरी समझ में बड़ा सेतु बन रहा और फिर राष्ट्रभाषा बनने का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस जनतंत्र के बल पर या जनतंत्र के जिस स्वरूप के बल पर सत्ताएं हासिल हो रही हैं, उस स्वरूप के बल पर दक्षिण में सत्ता हासिल करना बड़ा मुश्किल है। तो उसे देखना होगा। एक चीज और कि अंग्रेजी, जैसा मैंने पहले कहा कि कोई बैर नहीं है, अंग्रेजी पढ़ना अच्छी बात है, भाषाओं को जानना अच्छी बात है। आप जितनी ज्यादा भाषाएं जाने उतना ही अच्छी बात। मैंने बताया कि नरसिम्हा राव 14 भाषाओं के जानकार थे। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, कन्नड़, ये सब भाषाएं फर्राटे से बोलते हुए लोगों ने उन्हें सुना था। लेकिन अब अंग्रेजी की मानसिकता के साथ हिंदी शैली में हस्तक्षेप करना ये ठीक बात है। अब जैसे एक उदाहरण बता दूं आपसे कि लोग अमूमन कहते हैं कि आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर फला, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कॉल। ये अंग्रेजी शैली है, मैं उन्हें बुलाता हूं, मैं उन्हें बुला रहा हूं। हिंदी की शैली तो ये है ना। लेकिन यदि वो स्टाइल घुसती चली जाएगी और भाषा को बर्बाद करने के लिए घुसती चली जाएगी, ये बुरी बात है और ये खतरा भी है। इससे बचना चाहिए। हम अध्यापकों को इस ओर विचार करना चाहिए कि ये जो शैली का संक्रमण है ये न होने पाए। जो हमारी बोलियां हैं, तो बोली है वो हिंदी की खाद का। हमने दुख जताया कि लोग 8वीं अनुसूची में अपनी अपनी बोलियों को दर्ज कराने के लिए उत्सुक। ये विभाज्यवादी प्रवृत्ति है। इस विभाज्यवादी प्रवृत्ति के साथ हमें जाना नहीं। हम जितने ही शोरगुल से हिंदी दिवस मनाते हैं, ढोल नगाड़े पीट के मनाते हैं, जितना जोर से हम ढोल नगाड़े पीटते हैं, दक्षिण भारत की छाती पर उतना ही तेज घाव लगता है। आज जरूरत हमें केवल हिंदी दिवस मनाने की नहीं है बंद। आज के दिवस को बदल देने की आवश्यकता है भारतीय भाषा दिवस के रूप में। भारतीय भाषा दिवस जिस दिन हम मनाने लगेंगे, उस दिन हिंदीतर जो भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, उनके बोलने वालों के मन में एक विश्वास बनेगा। जो ताकत स्वतंत्रता आंदोलन ने हमें दिया था हिंदी वालों को, सारी भाषाओं की सरपरस्ती करने का, क्या उसकी जिम्मेदारी हम निभा पाए? हम नहीं निभा पाए। हमारा कुनबा बिखर गया। लोगों ने जोड़ा था उस कुनबे को, कुनबा लगभग एक हो गया था, तब आजादी हासिल हुई थी, उससे शक्ति मिली थी। हम सरपरस्ती करते हुए भी हम वादा नहीं निभा सके। हिंदीतर भाषाओं के प्रति जो हमारी आत्मीयता का वादा था, वो नहीं निभा हमसे। फिर से उस वादे को निभाने की आवश्यकता है। यदि हम इस दिवस को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाएं, तो लोगों के मन में विश्वास पैदा हो। और जब जब भ्रम पैदा होता है तो विश्वास की जरूरत होती है। यदि भारतीयों के मन में, जो हिंदीतर भारतीय भाषाओं के लोग हैं, उनके मन में यदि शंका है, यदि तमिल वासियों के मन में कामराज के जमाने में एक शंका उत्पन्न हुई कि संघ लोक सेवा आयोग, क्योंकि राजकाज की भाषा हो गई थी, हिंदी राजभाषा हो गई थी, तो संघ लोक सेवा आयोग जब बना तो दक्षिण भारत के सारे लोग और तमिलियन खासतौर पर सोचने लगे कि अब तो जितना भी रोजी रोटी नौकरी वाली है संघ की, वो सब हिंदी भाषी ले जाएंगे। अब उस समय के प्रधानमंत्री को या उस समय के जिम्मेदार लोगों को, उस समय की राजभाषा समितियों को, उस समय की हिंदी प्रचार संस्थाओं को इस भ्रम को तोड़ देना चाहिए था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो स्थानीय भाषाएं हैं, स्थानीय जो बोलियां हैं, उनको भी बढ़ने में हम मदद देंगे, स्पेस देंगे। आइए
हम स्वागत, एक अविश्वास का जो वातावरण बन गया है वो नहीं होता। द्वारका प्रसाद मिश्र और स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी, या यहीं पट्टी प्रतापगढ़ वाले वासुदेव सिंह जी, इन सब लोगों ने जो हिंदी के लिए सपना देखा था वो सपना साकार होता। लेकिन आज फिर से इन प्रश्नों पर सोचने की जरूरत है। मित्रों, होता है समाज में उसका स्थान ऊंचा होता है, जो भिखारी होता है, जो मांगता है, उसका स्थान ऊंचा नहीं होता। आज हम गौरव तो अपनी भाषा पर कर सकते हैं, लेकिन वो थोथा गौरव है। विधि के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो आज बढ़ते हुए क्षेत्र हैं बाजारवाद के जमाने में। उन क्षेत्रों की शिक्षा के लिए जो पुस्तकें हैं वो हिंदी भाषियों ने कितना तैयार किया, नहीं तैयार हो पाई हैं हमसे आज तक। हमारी स्थिति आज भी भिखारियों की है। हमारा हाथ नीचे है, दाता का हाथ ऊपर है। हम किसी से लें भी और उसे गाली भी दें, ये दोनों नहीं चल पाएगा। हमें दाता की भूमिका में होना होगा। जब हम दाता बनेंगे तब जाके तो हिंदी का जो जातीय गौरव, जातीय स्वाभिमान है, वो ऊंचा उठ पाएगा। इस बात को याद रखना है। अन्यथा तो हिंदी दिवस मनाए जाते रहेंगे, हर वर्ष मनाए जाते रहेंगे, लेकिन उस जातीय गौरव पर विचार ही नहीं हो पाएगा। मित्रों, अपनी भाषा पर गौरव करने के लिए ढेर सारी चीजें हैं, और जो कोई भाषा वैज्ञानिक नहीं बताता है, गांव के लोग बताते हैं। मैं एक जौनपुर के गांव में था, जाड़े के दिन थे, अलाव के पास बैठा हुआ था, एक बुढ़ा व्यक्ति था। उसने कहा कि डॉक्टर साहब, हिंदी बहुत स्वाभाविक भाषा है। तो हमने कहा कि ये क्या बोल रहा है, इसको क्या मतलब स्वाभाविकता से हिंदी के? कहा कि नहीं, हिंदी स्वाभाविक भाषा। एक दिन हम सोच रहे थे कि विश्व में कोई हंसता है तो हा हा हंसता है ना, किसी भाषा का भाषी हंसता तो हा हा है ना। तो ये तो हा जो शब्द है वो हमारी भाषा का शब्द है। यदि अंग्रेज हंसे तो यच 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 हंसे अपनी भाषा में, हमारी भाषा में क्यों हंसता है? या रोता है तो ऊ करके क्यों रोता है, यू यू करके रोए? देखिए, वो एक बुढ़ा है, बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, रीत काल के कुछ छंद उसे याद थे केवल, और उसी वजह से हमारी उनकी आत्मीयता थी। उस व्यक्ति ने यह बात हमें कही थी। तो उस गरीब किसान के मन में अपने हिंदी के प्रति सोच का भाव है, सोचता है, अपने तर्क करता है और उस पर अभिमान करता है कि हमारी हिंदी अच्छी है, स्वाभाविक है। जो जीवन के बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, जो जीवन की प्राथमिक संवेदनाएं हैं, वो हमारी भाषा में व्यक्त करने की क्षमता है, दूसरी भाषा में नहीं है। ये उसका तर्क है। हम आप कितने तर्क गढ़ पाते हैं? किताबों को पढ़ना, उनके तथ्यों को आत्मसात करना और फिर भुला देना। इससे जातीय गौरव नहीं बनता। जातीय गौरव किसी भी विषय में दिन रात सोचने पर बनता है, उसके पक्ष में तर्क गढ़ने पर बनता है। हम बौद्धिकों का कार्य है कि हम तर्क गढ़ें। अब पूरा अपना हिंदी साहित्य ही देख लीजिए, हिंदी के तमाम प्राध्यापक द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक जैसे लोगों ने अनुवाद के न जाने कितने कार्य किए। आज क्या दशा है? यदि अनुवाद हुए होते और उसी त्वरा में हुए होते जिस त्वरा में द्विवेदी जी ने अनुवाद करवाए थे दक्षिण भारतीय भाषाओं से और अंग्रेजी से, उसी त्वरा में यदि अनुवाद हुए होते तो जितने दक्षिण के माइलस्टोन्स कविताएं हैं और कहानियां हैं, कथाएं हैं, आज तक अनुवादित होकर हमारे सामने होते। हम पढ़ते और उनसे बात करते कि आपकी इस पुस्तक में मैंने ये पढ़ा है, तो उनको विश्वास होता।
कि नहीं, लोग हमारे संपर्क में हैं, लोग हमारे संवेदनाओं को समझते हैं, हम कैसे सोच रहे हैं वो जानते हैं, तब रिफ्ट नहीं बनती, तब दरार नहीं बनती, तब खाई नहीं बनती, जो खाई बनी हुई है। मित्रों, इस खाई को दूर करने की जरूरत है। दूर हो रही है। एक PIL अभी दाखिल हुई थी 2-3 साल पहले, और मौलिक अधिकारों का हवाला देकर एक सामान्य सा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में गया और उसने कहा कि पैसा हम देते हैं, हमारा वकील अंग्रेजी में बहस करता है, मैं उसी कोर्ट में खड़ा होकर टुकुर टुकुर देखता हूं क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं ये नहीं जान पाता कि वो हमारे पक्ष में बहस कर रहा है कि विपक्ष में बहस कर रहा है। हमारा मौलिक अधिकार है जानना, क्योंकि मैंने उसको हायर किया हुआ है अपना पैसा देकर, और मेरे द्वारा जो हायर किया हुआ आदमी है, जो किराए पर लिया हुआ आदमी है, वो मेरे पक्ष में बोल रहा है कि विपक्ष में बोल रहा है, मैं नहीं जान पाता। ये मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं जानूं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। जो सुप्रीम कोर्ट खम ठोक के कहती थी कि जो कार्य होगा अंग्रेजी में ही होगा, एक तर्क से तमाम जो न्यायाधीश थे माननीय, उनकी चूलें हिली और उन्होंने कहा कि ये तो मौलिक अधिकार का प्रश्न है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी में भी बहस करने की इजाजत दी। कुछ ऐसे माननीय न्यायाधीश भी पहुंचे जो अब अंग्रेजी में निर्णय देते हैं, साथ साथ हिंदी में अनुवाद भी करा के दे देते हैं, ताकि जिसके प्रति न्याय हुआ है वो जाने समझे, जिसके अन्याय हुआ है वो भी जाने समझे कि कैसा निर्णय दिया गया है। ये स्वागत योग्य कदम। तो मित्रों, हमारी हिंदी इसलिए नहीं बढ़ रही है कि सत्ता का उसे समर्थन है, हमारे साथ कोई शक्ति नहीं है। हम हिंदी भाषियों के साथ अपनी शक्ति जरूर है। ये शुभ लक्षण है कि हिंदी भाषियों के पॉकेट में पहले पैसे नहीं थे, अब पैसे हैं, और यदि पॉकेट में थोड़े पैसे रहेंगे तो बाजार आपकी तरफ देखेगा। जब बाजार आपकी तरफ देखेगा तो आपकी पहचान करेगा कि आप किस संस्कृति के हैं, कैसे भाषा भाषी, और फिर उसी अनुरूप व्यवहार करेगा। यदि आपके पॉकेट में पैसा रहेगा तो इस बाजार में हिंदी बढ़ेगी। यदि किसी सनलाइट को, किसी रिक्सोना को, किसी लक्ष्य को झोपड़ी तक पहुंचानी है तो आप अंग्रेजी में नहीं पहुंचा पाएंगे, चाहकर भी नहीं पहुंचा पाएंगे। आपको हिंदी में पहुंचाना होगा, हिंदी में उसके गुणों को बताना होगा। विज्ञापन हिंदी के होंगे तो वहां तक वो चीजें पहुंचेंगी, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। तो मनोरंजन की दुनिया आप देखिए कि दूसरे लोग हिंदी को किस रूप से देखते हैं। आपने डिस्कवरी चैनल की हिंदी देखी है, आप एनिमल प्लेनेट की हिंदी देखिए, कितनी साफ सुथरी हिंदी है कि मन लग जाता है। तो इतना विशाल हिंदी का प्रदेश, इतना विशाल देश, इतनी बड़ी संख्या में बोलने वाले लोग, विश्व की दूसरी भाषा, सूरीनाम, गुयाना, तमाम जगह हिंदी व्यवहृत हो रही है। ऐसी भाषा जिसके पास इतनी शक्ति हो, अब तो यूनेस्को की 7 भाषाओं में हिंदी भी है। तो शिक्षा और संस्कृत के जो बुलेटिन प्रकाशित होते हैं यूनेस्को के, वो हिंदी में भी प्रकाशित होते हैं। ये गौरव का विषय है। नरेंद्र मोदी ने कई बार हिंदी में भाषण दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे शुरू किया था। ये सब गौरव का विषय है हिंदी के लिए। जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इस बाजारवाद में, जो भारत की तरफ आने के लिए ललक रही हैं, वो अपने सारे कर्मचारियों को हिंदी की शिक्षा दिलाने के लिए विश्वविद्यालयों पर दबाव बना रही है। ये गौरव का विषय है। लेकिन इन तमाम गौरवों के बीच में भी जो जगह जगह खाइयां हैं, इन खाइयों का मैंने जिक्र किया, जो हमारे जातीय गौरव में बाधक, उनको दूर करने की आवश्यकता है। और दूर तभी होगी मित्रों जब हम सब मिलकर सोचेंगे कि हमारी हिंदी कैसे बढ़े, कैसे उन्नत करे। और उसका एक ही पैमाना है कि हम हिंदी को पढ़ते और उसका सम्मान करें। यदि हमने ऐसा किया तो मैं समझता हूं कि वो हिंदी भाषी के लिए भी, हिंद राष्ट्र के लिए भी, और हिंदी विषय के लिए भी, सबके लिए मंगल का सूचक होगा।
आप सबने मुझे देर तक सुना और एक प्लेटफॉर्म भी अपना मुहैया कराया। इस सब के लिए मैं आपका आभारी हूँ, खासतौर पर अनीता जी का, जिन्होंने मेरा कम से कम अपने मस्तिष्क में ध्यान किया कि उनको बुलाकर बुलवाया जाए। आप कोई हिंदी दिवस ही नहीं मना रहे हैं, आप पखवाड़ा मना रहे हैं। पखवाड़े में और भी व्याख्यान होंगे। हमने तो एक प्राथमिक भूमिका से बना दी। आपके पखवाड़े के अन्य व्याख्यानों के लिए लोग आएंगे और हमसे बहुत अच्छा बोलेंगे, हमसे बहुत अच्छे तथ्यों के साथ बोलेंगे। आपका विभाग इन व्याख्यानों से समृद्ध हो। हम भी, यदि हमें भी लिंक वगैरह मिल गए तो हम भी जुड़े रहेंगे, हम भी सुनेंगे और हम भी समृद्ध होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने भाई रामशंकर जी को, जो कि वहाँ प्राचार्य हैं, उनको, अनीता सिंह जी को, रीना सिंह को, शार्दुल विक्रम को, सबको मैं साधुवाद देता हूँ। और एक तरफ आज के दिन फिर से एक बार मैं आपको हिंदी दिवस की बधाई भी दे देता हूँ। इसी तरह से हिंदी के प्रति विमर्श चलता रहा तो स्वाभिमान जो है वो भी वापस लौटेगा एक न एक दिन। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा और बहुत ही धीर गंभीर वक्तव्य के साथ आपने हमारे इस पखवाड़े को आगाज दिया है। एक पंक्ति में जो आपने कहा कि हम अपने भाषा का पर स्वाभिमान करेंगे, हम अपनी भाषा को अधिक से अधिक बरतेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ चार पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि किसी अज्ञात कवि की हैं। डोर में सबको जो है बांधती वह हिंदी है, हर भाषा को जो सगी बहन मानती वह हिंदी है, भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है, गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है। इसके साथ ही हम हिंदी दिवस की और हिंदी पखवाड़े की जो हमने शुरुआत की है, निश्चित रूप से एक बहुत ही विद्वतापूर्ण वक्तव्य के साथ की है। अब मैं अपने अनुज डॉक्टर शार्दुल विक्रम सिंह को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हमारे आज के आमंत्रित वक्ता का धन्यवाद ज्ञापन करें और उसके साथ ही कार्यक्रम के समापन की घोषणा हो। डॉक्टर शार्दुल विक्रम सिंह। नमस्कार। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज के हिंदी विभाग के द्वारा आज हिंदी दिवस के अवसर पर जो हिंदी पखवाड़े का आरंभ किया जा रहा है, और जैसा कि हम जानते हैं कि इस व्याख्यान को प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में KNI सुल्तानपुर के प्राचार्य और हिंदी के वरिष्ठ विद्वान डॉक्टर अधिश्याम सिंह जी हम लोगों से रूबरू हुए और उन्होंने आज इस व्याख्यान के जो कि हिंदी का प्रश्न और जातीय स्वाभिमान विषय पर आयोजित किया गया था, उस पर हम लोगों से बहुत ही गंभीर चर्चा की। और मैं उनकी एक बात से तो पूरी तरह सहमत हूँ कि हम लोगों को अपनी भाषा पर गर्व भी करना होगा। केवल संस्कृति के गर्व को लेकर के बात नहीं बनेगी, दोहरेपन से हमको निकलना है। और भाषा का गर्व क्या होता है, भाषाई स्वाभिमान क्या है, इसको उन्होंने कई उदाहरणों के माध्यम से, उन्होंने कन्याकुमारी के किनारे जो मूर्तियों की ऊंचाइयां उनकी बात की, उससे हमको समझना चाहिए। और राजभाषा राष्ट्रभाषा के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती, इसको लेकर के एक जो बड़ा कारण उन्होंने आज गिनाया कि एक लंबे समय तक उत्तर भारत के राजनेताओं का केंद्र में सत्ता पर आसीन होना। दक्षिण भारत से निश्चित रूप से मैं भी इस बात से सहमत हूँ उनकी बात से कि अगर दक्षिण भारत से भी प्रतिनिधित्व मिला होता तो हो सकता है कुछ बात बनती। हम आज इस व्याख्यान में आपने इतना ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण अपने विचार प्रस्तुत किए, इसके लिए मैं हिंदी विभाग की ओर से आपका हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ महाविद्यालय के हमारे प्राचार्य, जिनके संरक्षण में, जिनके संरक्षकत्व में यह विभाग निरंतर इस प्रकार के आयोजन करता है। और साथ ही साथ
इस व्याख्यान में हमारे महाविद्यालय के जो अन्य साथी जुड़े हुए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। तकनीकी रूप से जो सहायता कर रहे हैं हमारे साथी, उनके लिए भी धन्यवाद। और YouTube के माध्यम से इस व्याख्यान को देश के कोने कोने में जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और एक बार पुनः अपने बड़े भाई और आज के मुख्य आमंत्रित वक्ता का आभार व्यक्त करते हुए मैं आज के इस व्याख्यान के समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। सभी का आभार।